हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है संडे 11 तारीख 11 फरवरी 2024। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इस क्लास में डिस्कस की जाती है। हर एक चीज़ें बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। विथ फिगर्स आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। इनकेस आपको देखने को भी मिलेगा कि बहुत सारे मैप्स को इंक्लूड करता हूँ मैं यहाँ पे, चाहे वो राज्य से रिलेटेड हो, चाहे वो देश से रिलेटेड हो, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जिस देश से रिलेटेड न्यूज़ होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके कैपिटल्स को लेकर के, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, किंग है, करेंसीज है, ये सारे चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो में कवर करते हुए चलते हैं, ताकि आप हर देश के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलते रहे और एक तरह से वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होते रहे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हर एक लेवल पे होना चाहिए, और उसी को लेकर के इस क्लास में हम लोग सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे तरफ से पूछे जाएंगे, तो उसको रेडी रहिएगा उसका आंसर देने के लिए। और आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से आंसर भी देते हैं। जैसे मैं अगर नाम बताऊं तो कल के डेट में बहुत से लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने मेरी तरफ से पूछे गए थे उसका आंसर आप लोग की तरफ से दिया गया था। अगर मैं बात करूं तो कल का जो मेरे तरफ से जो बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो आंसर आया था आप लोग की तरफ से, वो आंसर आया था अगर मैं बात करूं तो जीतू का आंसर आया था, पूजा का आंसर आया था, स्टडी पॉइंट विथ शॉर्ट नोट्स 8071 जो है उनका आंसर आया था। ठीक है, तो ये लोग आंसर कर रहे हैं, कल के डेट में इन्होंने आंसर किया था। और मैं चाहता हूँ कि आज के लेक्चर में कल से ज़्यादा लोग आंसर करें। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, चाहे कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, आप उसका आंसर जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। पहला न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे महिलाओं और लड़कियों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 फरवरी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये विज्ञान के क्षेत्र में बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे बोल रहा है महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो थीम है यहाँ पे देख सकते हैं, एक न्यू ईरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता के लिए एक नया युग, आप देख सकते हैं। विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं जो है उनको लाने का कोशिश किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। और हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो कंधा से कंधा मिला करके जो पुरुष है उनके साथ 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 खड़ी है। ठीक है, तो एक तरह से वुमेन्स को विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व करने को लेकर के ये टारगेट किया जा रहा है, ये उद्देश्य है इसका, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सेलिब्रेट करने को लेकर के। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो प्रतिनिधि कर सके सरकारी अधिकारी के क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो उसमें भी वो बेसिकली लीड करें। निजी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी वुमेन लीडर्स को टारगेट करने को लेकर के यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, ताकि एक स्थिरता लाया जा सके और सतत विकास लक्ष्य की तरफ हम बढ़ा सके। तो यहाँ पे बेसिकली जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए मुझे बताइएगा, पहला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य में जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता कितने नंबर पे आता है ये मुझे बताइएगा। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रेडियोस जेंडर इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा। तो वहीं समानता आप देख सकते हैं, लैंगिक समानता की बात यहाँ पे कही जा रही है। और एक और मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये तो विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो मुझे बताइएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर मैं बात करूँ तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ से दिए हैं, तो याद रखिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला और लड़की जो दिवस है वो 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए आगे बढ़ते, दूसरा नंबर न्यूज़ जो है उसके तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं चेरलापल्ली पैसेंजर टर्मिनल का यहाँ पे उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। ये स्टेशन कहाँ है? ये स्टेशन है तेलंगाना में। कहाँ है ये? तेलंगाना में है, ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड है, तो इसको समझिएगा। तो यहाँ पे टर्मिनल का उद्घाटन, जो पैसेंजर यात्री टर्मिनल का चेरलापल्ली में यहाँ पे उद्घाटन करेंगे
और ये चौथा टर्मिनल है तेलंगाना का, यहाँ पे जो उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसको जितने भी टर्मिनल है इसको आधुनिकीकरण के बेसिस पे यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ का है? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का हिस्सा है, जो इंड 2025 के अंत तक पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो अमाउंट लगा है आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली अमाउंट जो लगा है वो 715 करोड़ रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिकंदराबाद स्टेशन का नवीनीकरण करने में 715 करोड़ रुपए के बजट यहाँ पे लगा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके पहले नामपल्ली स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। नामपल्ली स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया और इसके उद्घाटन में जो यहाँ पे फंड लगे हैं वो 350 करोड़ रुपए लगे हैं। देख सकते हैं वर्चुअली यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था नामपल्ली स्टेशन का। ठीक है, तो अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा चेरलापल्ली जो है वो बेसिकली तेलंगाना में है। तेलंगाना का 4th टर्मिनल आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आधुनिकीकरण के बेसिस पे इसको तैयार किया जा रहा है और ये बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा था, ध्यान रख सकते हैं। तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सरकार गांव के द्वार योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया। सरकार गांव के द्वार, देख सकते हैं ये सारे स्कीम्स, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये स्कीम्स आपके इकोनॉमी के मेंस आंसर राइटिंग में यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझते हुए चलिएगा। तो क्या बात कही जा रही है? सरकार गांव के द्वार पहल की यहाँ पे शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? हिमाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, कौन है मुख्यमंत्री, जरा नाम बताइए, देखते हैं कितने लोग को। ऐसे तो आगे वाले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, फिर भी जल्दी से आंसर कीजिए कि इसके मुख्यमंत्री कौन है। तो ये बेसिकली देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने 3 टायर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, याद है? अब उसका भी आंसर आप लोगों ने दिया था, बहुत अच्छी बात है। 3 टायर सिस्टम जो है वो जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, नौगांव जिला में। बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग का आंसर भी आया था। तो 3 टायर सिस्टम में विलेज आता है, ब्लॉक आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, तो यहीं पे बेसिकली यहाँ पे जो घोषणा की गई है, यहाँ पे ओपनिंग की बात कही जा रही है। घोषणा यहाँ पे की गई है कि सुरानी में ब्लॉक डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ मझीन में सब डिवीजन को लेकर के, और ज्वालामुखी को जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है इसको यहाँ पे ओपनिंग करने को लेकर के यहाँ पे घोषणा की गई है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके साथ साथ भदौली में उप तहसील यहाँ पे खोलने के लिए बात कही जा रही है, और लुठान और हिरान में पटवार सर्किल यहाँ पे खोलने की घोषणा यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो ये सारे ऑफिसेस जिसकी ओपनिंग्स होनी है और ये ग्राउंड लेवल पे होगा। आप समझ सकते हैं 3 टायर में यहाँ पे गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे यहाँ पे ये सारे ऑफिस यहाँ पे खुलेंगे। और ये ऑफिस एक बार अगर ग्राउंड लेवल पे, निचले स्तर पर, छोटे छोटे रिमोट एरियाज में अगर ये ऑफिस खुल जाएंगे सरकार गांव के द्वार के, तो ऑफिस से बात है जो भी चीज़ें होंगी, लोगों की जो भी मुश्किलें होंगी या जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं, वो ऑफिसर्स में जाकर के बता सकते हैं, ताकि ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक चीज़ें पहुंच सके कि इस जगह के, इस गांव में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक तरह से ग्राउंड लेवल पे लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये घोषणा यहाँ पे की जा रही है सरकार गांव के द्वारा। तो हर गांव में एक ऑफिस ओपन करने को लेकर के यहाँ पे घोषणा की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी कॉलेज भी है। ठीक है, ज्वालामुखी में यहाँ पे जल शक्ति डिपार्टमेंट ओपन किया जा रहा है। ठीक है, जल शक्ति विभाग यहाँ पे खोला जा रहा है। तो ये बेसिकली इनका जो नाम रखा गया है, ज्वालामुखी जो कॉलेज है उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, जो थे सुशील रतन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे यहाँ पे रखा जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, देखिए जो ज्वालामुखी कॉलेज की बात कही जा रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर दिखेगा। दिख रहा है आपको ज्वालामुखी? ये इस एरिया में पड़ता है। कौन से जिला में? कांगड़ा जिला पे ये पड़ता है। और यहीं पे जो यहाँ पे कॉलेज है इसका नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लाहौल स्पीति, आप देख सकते हैं
किन्नौर देख सकते हैं, शिमला देख सकते हैं, सिरमौर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैपिटल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सोलन देख सकते हैं, चांबा देख सकते हैं। ठीक है, मंडी देख सकते हैं, ऊना देख सकते हैं। तो ये सारे जिला है, याद रखिएगा। टोटल 12 जिला है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है, हरियाणा के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, पंजाब के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। इधर चाइना आप देख सकते हैं, चाइना के साथ भी इसका बॉर्डर टच होता है। ठीक है, उत्तरी भाग में, इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य है। और ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है। ठीक है, बहुत सारे माउंटेन्स का ये बेसिकली राज्य है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 कैपिटल है, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। ठीक है, 2 कैपिटल है। अगर मैं बात करूँ समर में, तो समर में ये शिमला हो जाता है, विंटर में धर्मशाला हो जाता है। चीफ मिनिस्टर, अभी मैंने आपसे पूछा था, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। 1971 में, ध्यान रखिएगा, 1971 में ये राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया था, भारत का हिस्सा राज्य के रूप में घोषित किया गया था 1971 में। यहाँ के स्टेट बर्ड की बात करो तो ट्रैगोपन है। 12, देखिए अभी बताया था ना, 12 जिला है। और पिंक यहाँ पे रोडेंड्रॉन जो है वो यहाँ पे फ्लावर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे भारत गैस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्योर फॉर श्योर। भारत गैस नाम तो सुना होगा आपने, बहुत सारे सिलेंडर्स आपके घर पे आते होंगे हर तरह के। आपके घर में कौन सा सिलेंडर आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किस कंपनी का आता है। तो भारत गैस एक क्रांतिकारी स्टेप्स लिया है, पहल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया प्योर फॉर श्योर के यहाँ पे डिलीवरी करेंगे, एलपीजी डिलीवरी करेंगे भारत गैस के द्वारा, ये पहल यहाँ पे ली है। और ये प्योर फॉर श्योर क्या है, प्योर फॉर श्योर अगर मैं बात करूँ, ये एक पहल का नाम है। ये इंट्रोडक्स जो किया गया है वो बेसिकली भारत गैस के द्वारा यहाँ पे इसको पेश किया गया। इसमें कहा जा रहा है पारदर्शिता लाने को लेकर के, एलपीजी डिलीवरी को लेकर के ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे, पारदर्शिता करेंगे और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए भारत गैस यहाँ पे ये जो स्कीम है, ये जो प्योर फॉर श्योर पहल है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे उनको जो ग्राहक को जो बेसिकली जो सिलेंडर दिया जाएगा वो क्यूआर कोड के साथ यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसमें कोई भी छेड़छाड़ रोधी सील का उपयोग करके वजन और अखंडता की पुष्टि करके अपने सिलेंडर को प्रमाणित कर सकते हैं। तो बेसिकली कस्टमर को यहाँ पे जब सिलेंडर दिया जाएगा तो उनको टेम्पर प्रूफ सील के साथ क्यूआर कोड दिया जाएगा, ताकि वो वेरीफाई कर सके उसका वेट और उसकी इंटीग्रिटी कि वो कितना जेन्युइन है। ऑब्वियस ये बात है, जब क्यूआर कोड में ही पूरे डिटेल्स उसमें मेंशन होंगे तो ये टेम्पर प्रूफ रहेगा, यानी उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं रहेगी। उसका वेट्स ऑब्वियस सी बात है, आप क्यूआर कोड के थ्रू पता चल जाएगा कि राइट नाउ उसका वेट कितना है। तो किसी भी तरह का कोई भी गैस के साथ छेड़छाड़ बिना किए हुए ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ग्राहकों को। ये जो पहल यहाँ पे किया गया है, एक तरह से रियल टाइम ट्रैकिंग को लेकर के फोकस किया जा रहा है। ओटीपी पे आधारित डिलीवरी यहाँ पे करने की बात कही जा रही है, और एक तरह से अपने पसंदीदा स्लॉट बुकिंग को लेकर के ये सारी सुविधाएं जो है वो इस प्योर फॉर श्योर स्कीम से, इनिशिएटिव से, पहल से बेसिकली वो इनको ग्राहक को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। डिलीवरी नोटिफिकेशंस भी उनके पास चले जाएंगे, ट्रैक भी कर सकते हैं कि उनका सिलेंडर कितने टाइम पे उनके पास पहुंचेगा, वो डिलीवरी स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और साथ में जब डिलीवर होगा तो ओटीपी उनके पास जाएगा, ओटीपी के थ्रू क्या होगा, ओटीपी के थ्रू वो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ उनका सिलेंडर डिलीवर हो गया। तो ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए भारत गैस ये क्रांतिकारी स्टेप ले रहा है, ये पहल ले रहा है प्योर फॉर श्योर को लेकर के। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट बिल है, हम लोगों ने इसको रात वाले लेक्चर में भी कवर किया था, वाटर अमेंडमेंट बिल। चलिए मुझे बताइएगा ये अमेंडमेंट किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया जाता है, उसको मुझे बताइएगा। आर्टिकल बताइएगा मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कितनी बार मैंने इसको बता दिया आप लोगों को। तो एक तरह से रोकथाम और कंट्रोल करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस को, याद आ रहा है हम लोगों ने इसको कवर भी किया था। ठीक है, तो एक तरह से संशोधन विधेयक की बात यहाँ पे कही जा रही है, प्रदूषण को किस तरह से हम रोक सके और इसको नियंत्रित कर सके। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे संसद के द्वारा इसको पास किया गया है।
ये बिल जो है एक तरह से क्या करता है, ये बिल एक तरह से किसी भी तरह का जो उल्लंघन होता है, अपराध होता है, और उसको हटाता है। और जल निकायों में जो प्रदूषणकारी मैटर जो डिस्चार्ज किए जाते हैं, उसको बेसिकली अब से क्या किया जाएगा, पेनल्टी किया जाएगा। ठीक है, अब से उसमें जुर्माना लगाया जाएगा। संसद में जल संशोधन अधिनियम को यहाँ पे पारित कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी उल्लंघन करेगा उसको बेसिकली क्या किया जाएगा, उसको जुर्माना यहाँ पे लगेगा। जो भी पानी में डिस्चार्ज करेगा पॉल्यूटिंग मैटर को, और एक तरह से उनके ऊपर पेनल्टीज लगाएगा। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा ये अश्योर किया गया है, ये पूरी तरह से उनके द्वारा बताया गया है कि अगर कोई इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो एक तरह से उसको पनिश किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हम किस तरह से जो जो अगर मैं बात करूं जीवन और व्यापार को किस तरह से हम आसानी से बढ़ावा देंगे, उसको लेकर के भी इसमें इस बिल में बताया गया है। तो भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे आश्वासन भी दिए हैं कि विधेयक के तहत दिशा निर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो अधिकार है उसका यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी गाइडलाइन को कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा, और जीवन और व्यापार में आसानी से इसको बढ़ावा देंगे। याद रखिएगा, वाटर अमेंडमेंट बिल यहाँ पे पास किया गया 2024 को। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। याद है इवनिंग वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैरिन्स को लेकर के, जो समुद्री जीव है या समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज है उसको साफ करने को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे उसको कवर किया था। तो एक बार वो भी आर्टिकल देख लीजिएगा और अच्छे से इसको कवर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। रतन टाटा जी का सपना पूरा होने जा रहा है। ये वेटनरी हॉस्पिटल इनको बेसिकली इनको निर्माण करना था, और ये 5 स्टोरी का बिल्डिंग ये निर्माण करने जा रहे हैं मुंबई में ही निर्माण करने जा रहे हैं वेटनरी हॉस्पिटल। ये इनका सपना था और वो सपना ये पूरा करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं इनका जो पेट प्रोजेक्ट था एनिमल्स हॉस्पिटल को लेकर के, वह मुंबई में आ रहा है, आने वाला है। ठीक है, बहुत टाइम से ये सोच रहे थे, और ये बेसिकली कहाँ पे बनेगा, तो महालक्ष्मी क्षेत्र में ये बनेगा। महालक्ष्मी क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा वेटनरी हॉस्पिटल। ठीक है, पशु अस्पताल की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये कितना स्टोरी बिल्डिंग होगा, तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग होगा। कितना स्क्वायर फुट में होगा, तो 98,000 वर्ग फुट में ये अस्पताल जो है छोटे जानवरों के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं छोटे स्मॉल्स एनिमल जितने भी पेट एनिमल्स होंगे उनको यहाँ पे क्या करेगा, ये हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल क्या होता है, पशु लोगों का हॉस्पिटल होता है। जानवरों का जो अस्पताल होता है उसको वेटनरी हॉस्पिटल कहते हैं, और जो इससे रिलेटेड डॉक्टर्स हो जो होते हैं वो वेटनरी डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक है, आपके नज़र में कोई वेटनरी डॉक्टर है या आपके घर में कोई वेटनरी डॉक्टर है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों के घर में वेटनरी डॉक्टर है। ठीक है, देखते हैं टाटा ट्रस्ट। यहाँ पे बेसिकली टाटा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ नेतृत्व यहाँ पे किया जा रहा है, और ये बेसिकली इसका फोकस क्या है कि हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे कर सकें, रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विशेष उपचार यहाँ पे प्रदान कर सकें। ठीक है, ये फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। टाटा ट्रस्ट का ये क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट का लक्ष्य है कि रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विशेष उपचार यहाँ पे प्रदान करने का, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ अगला न्यूज़ जो है ये बेसिकली साउथ चाइना सी से, साउथ चाइना सी सुना है ना सभी लोगों ने। इस पे चाइना सोचता है ये उसका कंट्रोल रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली एक्सरसाइज हुआ है 3 देशों के द्वारा, यहाँ पे ड्रिल किए गए। कौन कौन से देश है, एक है आपका जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है यूएसए। तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान यहाँ पे साउथ चाइना सी में यहाँ पे अभ्यास इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, वारशिप जो है यहाँ पे यूज़ किया गया था। वारशिप जो है वो यहाँ पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा ज्वाइंट ड्रिल यहाँ पे किया गया साउथ चाइना सी में, ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पे इनके द्वारा संप्रभुता के दाव को चुनौती देते हुए यहाँ पे चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। सोवरेनिटी क्या होता है, सोवरेन, हमारा भारत भी एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है, इस टर्म को डिफाइन कीजिए क्या है, देखते कितने लोग डिफाइन कर पाते हैं।
पॉलिटी में मैंने इसको आपको बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता बहुत अच्छे से मैंने इसके इस वर्ड को डिफाइन किया था पॉलिटी में। देखिए कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो संप्रभुता को पूरी तरह से दावा देने के लिए, चुनौती को हम यहाँ पे देने के लिए साउथ चाइना सी में ये ड्रिल यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, बीजिंग के सॉवरेनिटी क्लेम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीजिंग की संप्रभुता के दावों को, बीजिंग के ध्यान रख सकते हैं। अभी मैंने एक लाइन बोला था पिछले 1 मिनट के अंदर कि साउथ चाइना सी में जो संप्रभुता को यहाँ पे चाइना जो है वो कहता है। तो बीजिंग की संप्रभुता के दावों को चुनौती देते हुए ये अभ्यास यहाँ पे कंडक्ट किया गया। इसका फोकस क्या है, पूरी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, पारदर्शिता बनाने को लेकर के यह अभ्यास यहाँ पे किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये अभ्यास का यहाँ पे किया जा रहा है। चाइना यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है, देखिए चाइना क्लेम कर रहा है कि साउथ चाइना सी जो है, दक्षिण भारत चीन सागर जो है वो पूरी तरह से चीन के क्षेत्र में आता है। ठीक है, चीन के क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में विदेशी सैन्य गतिविधियों पर आपत्ति भी जताई है। तो इसी चीज को चैलेंज करने के लिए, इसी चीज को ट्रांसपेरेंसी करने के लिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइंट ड्रिल किया जा रहा है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साउथ चाइना सी को लेकर के बात की जा रही है। मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये साउथ चाइना सी में आता है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है वो क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का हिस्सा है। यहीं पे ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा, एक सेकंड, देख सकते हैं। एक तो ये ताइवान है, ताइवान पे भी कंट्रोल यहाँ पे चाइना का ही देख सकते हैं। ताइवान स्ट्रेट यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन, टोंकिन ये मेकोंग नदी है, याद रखिएगा मेकोंग नदी। ठीक है, ये साउथ चाइना का यहाँ पे पूरा एरिया है। साउथ चाइना सी देख सकते हैं। गल्फ ऑफ थाईलैंड, कंबोडिया है, वियतनाम है, फेनोम फेन यहाँ पे देख सकते हैं, बैंकॉक देख सकते हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड देख सकते हैं, मलेशिया देख सकते हैं, करीमाता स्ट्रेट देख सकते हैं, जावा सी देख सकते हैं। ठीक है, ब्रूनई देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिलीपीन सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, येलो सी, येलो सी याद रखिएगा। जापान के पश्चिमी में ये देख सकते हैं, ये येलो सी है। कोरिया स्ट्रेट हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, अच्छा ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है इसको क्या कहते हैं, चलिए ये भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आंसर दीजिएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है, कहाँ गया, ये जो लाइन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर रहा है इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ चाइना और यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडो चाइनीज पेनिनसुला जो है उससे ये कवर होता है, और ईस्ट में ताइवान और नॉर्थ वेस्टर्न है। तो ये सारे देशों के बीच में साउथ चाइना सी है। ये उडे आइलैंड देख सकते हैं, ट्रीटन आइलैंड, यगुंग आइलैंड जो है यहाँ पे इस साउथ चाइना सी में, ये बहुत सारे आइलैंड जो है वो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रूनई देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान, वियतनाम का यहाँ पे साउथ चाइना सी वाला हिस्सा है, जो कि यहाँ पे इन सभी देशों के साथ बेसिन कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा है। यहाँ पे रिवर जो है वो मेकोंग रिवर हो गया, एग्नो, जियोलोंग, पहंग हो गया, पैसिक हो गया, राजंग हो गया, ये सारे रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि इसका स्रोत है। ठीक है, ये नदी आकर के यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप देखिएगा, इस मैप में देखिए भारत से, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत से बगल में ही है, हिंद महासागर के बगल में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच वाला हिस्सा बेसिकली। अगला न्यूज़ जो है ये नासा के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स मिशन, और ये फाल्कन 9 रॉकेट यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है, देखिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के आया है ये न्यूज़ है, इसका यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, जहाँ पे भी क्लाइमेट परिवर्तन को लेकर के कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पे इसका एज एन एग्जाम्पल रेफरेंस अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन यहाँ पे करने के लिए नासा का पेस उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, पेस सैटेलाइट,
ठीक है, किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, ये 3 साल तक, ये जो सैटेलाइट है वो बेसिकली अगले 3 साल तक वहाँ पे स्पेस में बिताएगा, और ये बेसिकली ओशन को स्टडी करेगा। ठीक है, 420 मील ऊपर से महासागरों के साथ साथ वायुमंडल का अध्ययन करने में कम से कम 3 साल ये बिताएगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं, स्टडी करेगा और जो भी परिवर्तन होंगे क्लाइमेट में, क्योंकि क्लाइमेट और वेदर देखिए दोनों में अंतर होता है। चलिए ये भी मुझे बताइए, ज्योग्राफी का कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्लाइमेट और वेदर डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, क्लाइमेट और वेदर में अंतर बताइए, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है वो बताना है। तो एक तरह से ये इसको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि परिवर्तन जो भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो समुद्री स्तर पे हो या इन्वायरमेंट के स्तर पे हो, ये अपने डेटा के माध्यम से हम तक चीज़ें पहुंचाएगा और हम उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि हाँ अभी क्या स्टेटस है, अभी आने वाले टाइम पे किस तरह की चीज़ें जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें और इसका इम्पैक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है वो प्लैनेट पर कैसे रहेगा उसके बारे में हमको यहाँ पे पता चल पाएगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे इस उपग्रह को यहाँ पे लॉन्च किया गया, पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया फाल्गुन 9 रॉकेट से, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे है, अभी जैसा कि आप हम लोगों ने कवर किया, बुक फेयर लगा हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर जो है, मेला जो है वो प्रगति मैदान दिल्ली में लगा हुआ है, और यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, यानी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, सम्मानित अतिथि बना है। देख सकते हैं विश्व पुस्तक मेला में, जो कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसकी शुरुआत 10 फरवरी से हो गई है। विश्व पुस्तक मेला 10 फरवरी से शुरू हो गया है, और ये जो शिक्षा मंत्रालय है और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ये इसको आयोजित किया गया है। तो ये बेसिकली इस वर्ष मेले का विषय बहुभाषी भारत। तो इस वर्ष जो विषय होगा, जो आप देख सकते हैं थीम है, इस वर्ष का जो थीम है वो बेसिकली क्या है, बहुभाषी भारत और एक जीवित परंपरा, यानी हमारे भारत की जो कल्चर्स है उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तरह से उजागर किया जाएगा इस मेले के थ्रू। बहुत सारे ट्रेडिशनल बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कल्चरल बुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भारत के बारे में और भी ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से लोग समझ सके उस सारे बुक्स को रीड करके। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पे जो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया गया है सऊदी अरेबिया को, विश्व संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, मेले के अंतर्राष्ट्रीय फोकस को उजागर करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल फोकस को यहाँ पे, ताकि हम अपने कल्चर्स को, जो हमारे, देखिए भारत एक डाइवर्स कंट्री है। भारत डाइवर्स कंट्री क्यों? क्योंकि भारत, आप देख सकते हैं भारत में अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो भारत में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बहुत सारे वैसे लैंग्वेज बोले जाते हैं। जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय 552 प्रांत थे भारत के, समझ सकते हैं, वहाँ पे हर एक जगह राजा का राज हुआ करता था। तो 552 से आज के डेट में आप देख सकते हैं 28 राज्यों तक का सफर कितना, किस तरह से रहा होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक उसी तरह से यहाँ पे भारत की चीज़ों को और अच्छे तरीके से यहाँ पे इस वर्ल्ड बुक फेयर में बताया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय फोकस को यहाँ पे उजागर करने को लेकर के इसको यहाँ पे बेसिकली सऊदी अरेबिया को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यानी सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया कहाँ पड़ता है, हम लोगों ने बहुत बार मैंने इसको लेकर के मैप में भी आपको डिस्कस किया था, जब हम लोग बेसिकली यूएई का मैप देखते हैं। ठीक है, उसके उस समय भी हम लोग सऊदी अरेबिया का वहाँ पे मैप देखते हैं। ओमान कंट्री के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी सऊदी अरेबिया के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ना, यूएई के बारे में जब भी हमने पढ़ा तो यहाँ सऊदी अरेबिया आप देख सकते हैं, ओमान से यहाँ सटा हुआ है, यमान से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये इसका कैपिटल है रियाद। ये गल्फ, ये पर्सियन गल्फ है, ये याद रखिए, पर्सियन की खाड़ी, दोहा देख सकते हैं, गल्फ ऑफ ओमान। ये
ये कौन सा रास्ता है बताइए तो, देखते हैं कितने लोगों को याद है। बताइए तो इस रास्ते को क्या कहते हैं। यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी से जो पर्शियन की खाड़ी है वहाँ जाने के लिए बीच में जो रास्ता आता है उस रास्ता को क्या कहते हैं वो बताइएगा। यहाँ अरब सागर है, गल्फ ऑफ आदेन है, जिबूटी है, और ये वाला एरिया का नाम बताइएगा। ये वाला एरिया मैप तो रटवा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आदेन की खाड़ी से लेकर के लाल सागर के बीच में ये जो रास्ता है इसको क्या कहते हैं ये बताइएगा। जिबूटी के पास वाला ये हिस्सा कितनी बार मैंने आपको बता रखा है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं। तो ये बेसिकली मिडिल ईस्ट का ये बेसिकली हिस्सा है, सऊदी अरेबिया इसी में है, अरब सागर के साथ वाला देख सकते हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया, अगर मैं बात करूँ एशिया में, और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ये देश है। रियाद इसका कैपिटल है, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया आपको रियाद, जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। रियाद दिख रहा है आप लोग को, रियाद, ठीक है। यहीं पे यह कैपिटल है इसका, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो किंग है वो सलमान है, सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। करेंसी यहाँ पे रियाल चलती है। मोनार्की कंट्री है ये, मोनार्की, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, मोनार्की देश है, और पॉपुलेशन यहाँ पे 3 करोड़, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है बेसिकली एक राज्य से रिलेटेड, और वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को जो वापस से जो सिक्किम का ओल्ड पेंशन स्कीम था वो लागू कर दिया गया है। मतलब 1990 के पहले जो भी लोग अपॉइंटेड थे उनको यहाँ पे बेसिकली रीअपॉइंट करने, री फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को लेकर के बात कही जा रही। तो यहाँ पे पुरानी पेंशन योजना को यहाँ पे बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको लागू किया गया है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको पुरानी योजना का यहाँ पे बहाल दिया जाएगा, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन बहाल कर दी गई है। लेकिन ओपीएस की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम की मैं बात करूं, तो ये बेसिकली पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है, और 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के तहत यहाँ पे उनको लाभ मिलेगा। तो जो भी कर्मचारी 31 मार्च या उससे पहले अपॉइंट हुए हैं तो सिक्किम सर्विस पेंशन रूल के तहत उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। और जो भी अधिकारी 1 अप्रैल 2006 के बाद जो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो 1990 के पहले वाले बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, और 2006 के बाद जो लोग अपॉइंट हुए उसको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमन, इनके द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया, घोषणा किया गया है, और फिर से बहाल करने की यहाँ पे पहल की गई है, इनके द्वारा बताया गया है घोषणा करके, ठीक है। प्रेम सिंह तमन याद रखिएगा, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का टॉपिक कहीं पे भी आएगा तो वहाँ पे इसके बारे में, सिक्किम के बारे में बता सकते हैं कि ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है नॉर्थ ईस्ट का जो बेसिकली इसको वापस से रीस्टोर किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को। यहाँ पे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, ये बस देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के साथ अपना बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ इधर भूटान है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ सिक्किम हो गया, फिर वेस्ट सिक्किम हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे ये गंगटोक है इसका कैपिटल, गंगटोक इसका कैपिटल है, ये ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं गंगटोक इसका कैपिटल है, कभी मौका मिले तो सिक्किम जरूर जाइएगा। प्रेम सिंह तमन यहाँ के मुख्यमंत्री है। 1975 में इसको यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, और इसके पहले जो था वो सिक्किम सरकार का यहाँ पे राज्य चलता था, ठीक है। यहाँ पे ब्लड फीजेंट जो है वो यहाँ के स्टेट बर्ड है, और टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तृतीय स्थापना दिवस समारोह यहाँ पे 8 और 9 फरवरी को हुआ है। ये यहाँ पे CSIR और यहाँ पे NISCPR के द्वारा इसकी यहाँ पे स्थापना हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों का यहाँ पे स्थापित किया गया और ये दिवस जो है यहाँ पे 10 फरवरी को हुआ है। स्थापना दिवस जो है CSIR ये बेसिकली होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया। और NISCPR होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसकी स्थापना यहाँ पे 10 फरवरी को यहाँ पे हुई है। CSIR जो है वो एक तरह से क्या है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, एक ऑर्गेनाइजेशन। CSIR जो है एक तरह से क्या है, अग्रणी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन है जो उद्योग और अन्य लोगों के सीधे विशेष विज्ञान तकनीक सेवाएं प्रदान करता है। देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये वह ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस टेक सर्विसेज को डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को और अदर्स को। ध्यान रख सकते हैं रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड है ये CSIR। साइंटिफिक, इसमें आप देख सकते हैं इसके साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, रिसर्च सेंटर है, ये ध्यान रख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे रिसर्च होते हैं वो सीधा यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बताए जाते हैं। जो इसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके अंडर में ये काम करते हैं, तो ये बेसिकली विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर में ये वर्क करते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, डायरेक्टर जनरल जो है वो कैलेस्वी है, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जो है एन कैलेस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 तारीख को स्थापना दिवस यहाँ पे किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ विश्व पल्सेस डे भी आप देख सकते हैं 2024 को 10 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 10 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करना 2016 से स्टार्ट किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पे इसको नामित किया गया, दलहन वर्ष के रूप में नामित किया गया, दलहन वर्ष के रूप में नामित किया गया। और 2018 में देखिए 2018 में इसको वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में यहाँ पे बताया गया, घोषित किया गया। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में इसको बेसिकली नामित किया गया था और 2018 से इसको विश्व दाल दिवस के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है 10 फरवरी। इसका उद्देश्य क्या है, इसको मान्यता जो दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि विश्व भर में किस तरह से हम खाद्य की सुरक्षा और पोषण में दाल का जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पे उजागर करते हैं, उसके बारे में हम बतलाते हैं। ठीक है, चलिए दाल में क्या कौन कौन से जो अगर मैं बात करूँ दाल से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, कौन सी पोषक तत्व मिलती है वो मुझे बताइएगा। दाल से कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो मुझे बताइएगा। थीम जो है 2024 का नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल है, यानी पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है वो इस वर्ष का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल डे के रूप में लियोपार्ड को लेकर के, लियोपार्ड ये भी बेसिकली 10 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है तेंदुए को लेकर के, ठीक है, अरब तेंदुए के लेकर के ये बेसिकली सेलिब्रेट किया है, क्योंकि ये इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि ये अब एकदम इंडेंजर्ड स्टेट में है, लगभग पूरी तरह से ये लुप्त प्राय के कैटेगरी में आता है ये प्रजाति, अरब का तेंदुआ जो है। और ये एक बहुत ही कंसर्न सब्जेक्ट है, कंसर्न विषय है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय उप प्रजाति के रूप में बेसिकली इसको रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये ध्यान रखिएगा, जो कि अरब पेनिनसुला में जनरली है। और ये सबसे लियोपार्ड का सबसे छोटा ये सब स्पेसिस है, ठीक है, सबसे छोटा उप प्रजाति में से एक है जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, एक तरह से जागरूकता को फैला सके, टारगेट कर सके, उजागर कर सके कि स्पेसिस को हम किस तरह से बचा सके, कंजर्व कर सके और विलुप्त होने से हम इसको रोक सके, किस तरह से हम इसको विलुप्त होने से रोक सके, इसको संरक्षित कर सके, इसके बारे में हम इसको जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। तो
यूएनजीए ने प्रस्ताव रखा है 70/295 में कि 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुए दिवस के रूप में इसको घोषित किया जाएगा। तो यूएनजीए के द्वारा इसकी प्रोक्लेमेशन दी गई है, उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिए सकते हैं। अगला न्यूज, चलिए पहचानिए, देखते हैं कितने लोग पहचान पाते हैं ये झंडा किस देश का, बताइए। तो यहाँ पे दो देशों के बीच में यहाँ पे साझेदारी की गई है। ये देश का ये जो झंडा है ये है रवांडा। रवांडा सुना है, अफ्रीकन देश है ये। तो यहाँ पे दोनों देशों के बीच में एक समिति की बैठक की गई है, आयोजित की गई है। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की गई है और ये पहला ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी देखने को मिलेगा किगाली में, रवांडा के किगाली में। तो भारत रवांडा ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, देखिए जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेस होते हैं या जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है या जो भी एमओयूज साइन होते हैं वो इसलिए साइन होता है ताकि दो देशों में और रिलेशंस को मजबूत किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली जो साइन किया गया है ये किगाली में किया गया, रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक को आयोजित किया गया। चर्चा में क्यों है, तो ये बेसिकली प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा औद्योगिकी सहयोग पर ये पूरी तरह से आधारित है। तो 3 क्षेत्र में ये पूरी तरह से ये जो कमेटी है, जो मीटिंग्स हुई है उसको लेकर के बात कही जा रही है। पहला तो ट्रेनिंग ऑपरेशंस को लेकर के, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेकर के, फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन लेकर के। ये रवांडा पक्ष ने रक्षा समझौते ज्ञापन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग के साथ प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए सहयोग तलाशने में रुचि व्यक्त की। तो भारत के साथ ये पार्टनरशिप कोलैबोरेशन भी आना चाहते हैं ताकि ट्रेनिंग कॉपरेशंस यहाँ पे बढ़ावा मिल सके। इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर के अपने आप को और प्रैक्टिस कर सके, अपने 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 जो इनकी टीम है, इनकी जो सेना है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा सके और एक तरह से डिफेंस क्षेत्र का एमओयू यहाँ साइन हुआ है ताकि दोनों देशों में एक्सरसाइजेज वगैरह, अभ्यास वगैरह कराया जा सके, जिसको लेकर के दोनों एक दूसरे को गाइड कर सके ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। रवांडा की बात करें तो यहाँ ये बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में ये देश आता है। ये देख सकते हैं तांजानिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उगांडा देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देख सकते हैं, बुरुंडी देख सकते हैं। ये 4 देशों से ये घिरा हुआ है। लेक किवू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको जूम करूँ तो और अच्छे से अगर मैं बात करूँ तो ये किगाली आप देख सकते हैं, यहीं पे ये साइन हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ रवांडा के नाम से भी इसको जानते हैं। एक लैंडलॉक कंट्री, याद रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। चारों देशों से चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। कैपिटल किगाली है। यहाँ पे फ्रेंच, इंग्लिश, स्वाहिली, किन्यारवांडा ये सारे लैंग्वेज जो है भाषाएं बोली जाती। रवांडन फ्रांस जो है वो यहाँ का करेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री भी है, प्रेसिडेंशियल भी है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, रिपब्लिक भी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवर्ड नेग्रेंटे, ये ध्यान रख सकते हैं। रवांडा याद रखिएगा, अफ्रीकन देश का में देखने को मिलेगा ये रवांडा। अगला जो न्यूज़ है वो NPCI, नॉन पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी नेशनल पेमेंट, अजय कुमार के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए गए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। NPCI के नॉन एग्जीक्यूटिव। चलिए मुझे बताइएगा कि NPCI में आधिकारिक कितने सदस्य, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कितने सदस्य, ठीक है, ये मुझे बताइएगा। तो अजय कुमार चौधरी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया नॉन एग्जीक्यूटिव CHM में, ठीक है। इनको अपॉइंट कर दिया गया है और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में NPCI का अगले 3 साल तक। और ये कब से ज्वाइन किया है, 8 फरवरी से इनको 3 साल के लिए ज्वाइन किया गया है गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और इन्होंने किसके जगह लिए, तो बेसिकली अजय कुमार चौधरी ने विश्व मोहन महापात्रा का यहाँ पे इन्होंने स्थान लिया, जो 2018 से इस पद पे थे, उनकी जगह पे आए हैं और ये अगले 3 साल तक रहेंगे, ठीक है। तो इनको 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है RBI का। अजय कुमार चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो इनको बहुत अच्छे से पता है, अनुभव बहुत अच्छे से बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को आया था,
तो याद रखिएगा 1949 को लेकर के इनको पूरा सारे इनको आइडिया है, ये पूरी तरह से पर्यवेक्षण भी करते हैं और फिनटेक में भी पूरी तरह से इनको स्पेशलिटी है। तो इन सभी क्षेत्र में ये पूरी तरह से इनको बहुत नॉलेज है और ये एक इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो अनुभव है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं एनपीसीआई बोर्ड में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। एनपीसीआई की बात करूँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कंपनी सेक्शन 8 में इसके बारे में डिफाइन किया गया है, पेमेंट से रिलेटेड है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। विश्व मोहन महापात्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चेयरमैन है। दिलीप असबे एमडी एंड सीईओ है। ये याद रखिएगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग क्षेत्र में ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। नेशनल एनपीसीआई के बारे में क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पूछा जाता है। फिर यही सारी चीज़ें हैं, ये सारे टर्म जो है ये पूछे जाते हैं। एनबीएफसी के बारे में पूछा जाता है, ये सारे जो टर्म्स है। यूपीआई के बारे में पूछा जाता है, आईएफएससी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे टर्म्स है जनरली आपसे पूछे जाएंगे। फिर सेविंग और करेंट अकाउंट डिफरेंसेस क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस, ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं बैंकिंग के। अगर पीओ के लेवल पे, पीओ के लेवल पे अगर आप पेपर दे रहे हैं, क्लर्क में तो इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन जो पीओ के लेवल पे जो पेपर दे रहे होते हैं उसमें इंटरव्यू होता है। उसमें ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है, बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है, तो वो मुझे बताइएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है। प्रॉफिट कैसे कमाता है, अगर आपके नॉलेज में कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछिएगा कि वो जानते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा उनको आप देख सकते हैं कि उनको पता है कि नहीं पता है, या फिर आप भी मुझे बताइएगा सर्च करके कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ देख सकते हैं एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, सेक्शन 8 के तहत इसको डिफाइन किया गया। कंपनी टाइप में पेमेंट के से रिलेटेड है। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। विश्व मोहन महापात्रा यहाँ के चेयरमैन है और दिलीप अस्पे जो है वो एमडी एंड सीईओ। ठीक है, क्लियर। और ये है अजय कुमार चौधरी जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए। क्लियर। तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप सारे न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, मैप्स आपको समझ में आया होगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे देश से बारे में रिलेटेड, जो इस राज्य से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसको अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। आप देखिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, अभी भी सब्सक्राइबर रुका हुआ है, इसको बढ़ाइए, ये अभी भी बढ़ाइए, इसको जल्दी से 500 तक पहुँचाइए। ठीक है, ताकि और अच्छे से चीज़ें जो है वो और अच्छे से मैं आपको चीज़ें और अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स ऑल।